बहुत तेजी से खुदाई करता है और खुदाई करने के बाद जमीन के नीचे उसे लकड़ी की एक प्लेट मिलती है। यहाँ पर म्यूजियम वाले भी आ जाते हैं। दरअसल एडिथ ने उन्हें यहाँ पर बुलाया होता है ताकि वो देख सके कि यहाँ पर खुदाई का काम कैसा चल रहा है। इन दोनों में से एक म्यूजियम का मैनेजर होता है और दूसरा क्यूरेटर। और अब क्यूरेटर ब्राउन के साथ उस लकड़ी के टुकड़े को उठाता है, लेकिन वो बहुत ज्यादा पुराना था, इसीलिए वो टूट जाता है। इससे ब्राउन को बहुत बुरा लगता है। इसके बाद मैनेजर और क्यूरेटर को लेकर एडिथ अपने घर पर आ जाती है, जहाँ पर मैनेजर उससे कहते हैं कि हम चाहते हैं कि तुम ब्राउन को हमें वापस कर दो, क्योंकि रोमन विला पर खुदाई का काम चल रहा है, वॉर शुरू हो चुकी है, इसीलिए हमें और भी लोगों की जरूरत है। वो कहती है कि अगर ब्राउन जाना चाहे तो मैं उन्हें नहीं रोकूंगी। अब ब्राउन यहाँ पर आ जाता है और इन तीनों को बताता है कि मैंने उस लकड़ी के टुकड़े की एज को गलत फिगर आउट किया था, वो हजारों साल पुराना था। म्यूजियम का जो मैनेजर होता है वो कहता है कि साइट इतनी पुरानी नहीं हो सकती। इसके बाद उससे कहता है क्या तुम म्यूजियम के लिए काम करना चाहोगे या इसी साइट पर काम करोगे। वो कहता है कि मैं यहीं पर काम करूंगा। एडिथ इसके बाद अपने पति की कब्र पर जाती है। दरअसल वो आर्मी में थे और अब इस दुनिया में नहीं रहे, इसीलिए एडिथ हमेशा बहुत उदास रहती है। इसके बाद एडिथ उस जगह जाती है जहाँ पर खुदाई का काम चल रहा है। वहाँ पर वो उस टीले के पास जाती है जहाँ पर खुदाई की गई थी, और जब वो उस खुदी हुई जगह के अंदर जाती है तो ब्राउन कहता है कि तुम वहाँ से बाहर आ जाओ, वहाँ पर बहुत खतरा है। एडिथ बाहर आ जाती है। इसके बाद ब्राउन अंदर खुदाई करने के लिए जाता है और तभी उसके ऊपर बहुत सारी मिट्टी गिर जाती है, जिसके अंदर वो दफन हो जाता है। एडिथ यहाँ पर अपने दूसरे लोगों को बुलाती है और बड़ी मुश्किल से वो ब्राउन को यहाँ से बाहर निकालते हैं। इसके बाद एडिथ उसे अपनी लाइब्रेरी में ले जाती है। जब वो पूरी तरह से नॉर्मल हो जाता है तो वो एडिथ को बताता है कि जब मिट्टी के अंदर मैं दफन हो गया था तो मुझे मेरे दादाजी की वो बातें याद आ रही थी जो उन्होंने मुझे सफोन की मिट्टी के बारे में बताई थी। और इसके बाद वो दोबारा से फील्ड में एडिथ के साथ जाता है और कहता है कि आप पहले चाहती थी कि मैं इस बड़े वाले टीले की खुदाई करूं। आप सही थे, क्योंकि यहाँ पर जितने भी टीले हैं वो सब के सब राउंड शेप में है। एक यही टीला है जो ओवल शेप में है और ये सभी टीलों के बीचों बीच है, यानी कि ये सभी टीलों का केंद्र है। दरअसल ब्राउन अब इस जगह पर और भी ज्यादा इंटरेस्ट ले रहा होता है, क्योंकि खुदाई के दौरान लकड़ी का जो टुकड़ा उसे मिला था उसका ये मानना है कि वो 11वीं सेंचुरी का है, और अब वो चाहता है कि वो इस बड़े टीले की खुदाई करे जिसे एडिथ सबसे पहले खुदवाना चाहती थी। और अब वो एडिथ के उन लोगों के साथ इस टीले की खुदाई करना शुरू कर देता है जो लोग एडिथ ने उसे प्रोवाइड किए थे। एडिथ का बेटा रॉबर्ट भी बार बार खुदाई वाली साइट पर आता है। वो ब्राउन से बातें करता है। इन दोनों की जल्दी दोस्ती हो जाती है, क्योंकि इन दोनों को आर्कियोलॉजी और एस्ट्रोनॉमी में बहुत ज्यादा इंटरेस्ट होता है। और अब जब ये लगातार खुदाई करते हैं तो एक दिन खुदाई के दौरान इन्हें एक बहुत पुरानी चीज मिलती है, जो कि शिप का लोहे का रिविट होता है, एक तरह का कीला। ये लेकर वो म्यूजियम में जाता है। म्यूजियम का मैनेजर भी उसे देखकर हैरान हो जाता है। ये बात बताने के लिए वो एडिथ के पास भी जाता है, लेकिन एडिथ उस वक्त घर पर नहीं होती, वो लंदन गई होती है। दरअसल उसकी तबीयत अक्सर खराब रहती है। पर जब एडिथ लंदन से वापस आती है तो ब्राउन उसे उस जगह ले जाता है जहाँ पर उसने काफी हद तक खुदाई कर दी थी। इसके बाद इस शिप की, यानी कि पानी के जहाज की शेप को देख सकते हैं। यहाँ पर ब्राउन का मानना होता है कि शायद ये किसी बहुत बड़े योद्धा की कब्र हो, उसके सम्मान में उसे यहाँ पर दफनाया गया होगा, और जल्द से जल्द ये खुदाई करके इसे पूरी तरह से बाहर निकालना चाहते हैं। एडिथ और ब्राउन इस खोज से बहुत खुश होते हैं, क्योंकि एक बहुत बड़ी खोज होती है। अगली सुबह एडिथ ब्राउन के पास आती है और उसे बताती है कि म्यूजियम वाले इस पूरी साइट को टेक ओवर करना चाहते हैं, जिसके लिए उन्होंने मुझे अच्छी खासी रकम ऑफर भी की थी, लेकिन मैंने उन्हें मना कर दिया, क्योंकि मैं चाहती हूँ कि यहाँ पर खुदाई सिर्फ तुम करो। ये सुनकर ब्राउन को बहुत अच्छा लगता है। ब्राउन बहुत अच्छा इंसान है, इसीलिए एडिथ कहीं ना कहीं उसकी तरफ अट्रैक्ट हो रही होती है, इसीलिए रात को उसे डिनर पर बुलाती है। लेकिन रात को ब्राउन डिनर पर नहीं आता, क्योंकि वो अपनी पत्नी के साथ होता है। वो अपनी पत्नी से बहुत प्यार करता है और उसे उस साइट पर ले जाता है जहाँ पर उसने वो खोज की है, जहाँ पर जमीन के नीचे शिप दबा हुआ है। ब्राउन की पत्नी कहती है कि ये तुम्हारी अब तक की सबसे बड़ी खोज होगी, इसका श्रेय कभी भी म्यूजियम वालों को मत लेने देना। अभी दोनों के दोनों घर वापस आ जाते हैं, और रात को जब ब्राउन सो रहा होता है तभी बहुत तेज बारिश होना शुरू हो जाती है। वो जल्दी से उस खुदाई वाली साइट पर जाता है जिसे पहले से उसने कवर किया होता है, लेकिन अब वो और भी अच्छे से कवर करना चाहता है ताकि पानी वहां पर ना भरे। उसकी मदद करने के लिए वहां पर एक और लड़का आ जाता है, और ये और कोई नहीं बल्कि एडिथ का कजन होता है, जिसे उसने यहाँ पर ब्राउन की मदद करने के लिए बुलाया होता है। अगली सुबह जब ब्राउन खुदाई कर रहा होता है तो वो एडिथ के कजन को बताता है कि मैंने इस शिप के बारे में पढ़ा था, जिसके बीचों बीच एक चेंबर था जिसके अंदर एक कब्र थी। आज हम पूरा दिन यहाँ पर खुदाई करेंगे, जिसके बाद सबका सब क्लियर हो जाएगा। और तभी यहाँ पर जो म्यूजियम का मैनेजर होता है वो म्यूजियम के हेड के साथ कुछ और लोगों को लेकर यहाँ पर आता है, और जब म्यूजियम का हेड इस साइट को देखता है तो वो पूरी तरह से हैरान हो जाता है। वो कहता है कि आर्कियोलॉजी की दृष्टि से ये बहुत बड़ी खोज है, इसीलिए इस पूरी जगह पर मुझे अपना कंट्रोल चाहिए। ब्राउन उसे ऐसा करने से मना करता है। वो कहता है कि मैंने इस जगह की खुदाई की है और इस लैंड की, इस जगह की जो ओनर है वो एडिथ है, और जब तक वो मुझे नहीं कहेंगे तब तक मैं इस जगह पर काम करता रहूंगा। म्यूजियम का हेड कहता है कि मैं जल्दी गवर्नमेंट का लेटर दिखाकर उनसे इस जगह पर अपना कब्जा ले लूंगा। सुनने के बाद ब्राउन एडिथ के पास जाता है, लेकिन वो किसी से मिलना नहीं चाहती। उसकी तबीयत हमेशा खराब रहती है, उसे एक हार्ट अटैक पहले आ चुका है, लेकिन किसी तरह से ब्राउन उसके कमरे में चला जाता है। एडिथ से कहता है कि उस शिप के बीचों बीच एक चैम्बर जरूर होगा जिसमें कुछ ना कुछ खास कीमती चीज होगी, मैं उसे देखना चाहता हूँ। एडिथ कहती है क्या तुमने म्यूजियम के हेड को ये बात बताई? वो कहता है मैं तुम्हारे लिए काम करता हूँ, मैं बात किसी को नहीं बता सकता, मुझे एक दिन का और वक्त चाहिए। लेकिन एडिथ की तबीयत बहुत ज्यादा खराब होती है। वो कहती है कि म्यूजियम के हेड ने कहा है कि जल्दी वो गवर्नमेंट की तरफ से हमें एक लेटर देगा, जिसके बाद ब्रिटिश गवर्नमेंट का पूरी तरह से इस जगह पर अधिकार होगा। उन कहता है कि आपकी जमीन है, आप किसी को भी इस तरह से अपनी जमीन पर कब्जा नहीं करने दे सकते। दरअसल एडिथ के पति ने और उसने जमीन इसीलिए खरीदी थी क्योंकि इसकी आर्कियोलॉजिकल वैल्यू बहुत ज्यादा थी, पर अब एडिथ की तबीयत बहुत ज्यादा खराब है, वो ज्यादा कुछ नहीं कर सकती। वहीं ब्राउन भी बहुत दुखी होता है क्योंकि उसने यहाँ पर बहुत ज्यादा मेहनत की थी, और अब उसने जो खोज
खोज की थी, जो शिप उसने ढूंढा था, उसका पूरा का पूरा श्रेय किसी और को चला जाएगा। अगली सुबह ब्राउन जब खुदाई वाली जगह पर जाता है तो वो देखता है कि वहाँ पर म्यूजियम का हेड अपनी टीम के साथ पहुंच चुका है। वो ब्राउन से कहता है कि तुम भी साइट पर काम कर सकते हो, लेकिन तुम बाहर के छोटे मोटे काम करोगे। ब्राउन को बात बिल्कुल अच्छी नहीं लगती, इसीलिए वो यहाँ से चला जाता है। घर जाता है तो उसकी पत्नी उसे समझाती है कि तुम्हें साइट के आसपास ही रहना चाहिए, ये खोज तुम्हारी है, अगर तुम साइट के आसपास रहोगे तो हो सकता है कि तुम्हें इसका श्रेय मिल जाए। ब्राउन को अपनी पत्नी की बात ठीक लगती है और अगली सुबह उस साइट पर चला जाता है जहाँ पर उसने जो नोट्स बनाए थे वो वहाँ के आर्कियोलॉजिस्ट के साथ शेयर करता है। इससे आर्कियोलॉजिस्ट कहता है कि तुम्हारी इन नोट्स की वजह से हमें काफी मदद मिलेगी। और अब यहाँ पर लगातार काम चलता रहता है और एक दिन जब ये काम कर रहे होते हैं तभी बारिश शुरू हो जाती है, इस वजह से इन्हें काम रोकना पड़ता है। सब के सब काम रोक देते हैं। म्यूजियम का हेड कहता है पता नहीं कब ये काम खत्म होगा। यहाँ पर एडिथ भी होती है, वो कहती है कि तुम्हें मिस्टर ब्राउन की हेल्प लेनी चाहिए, तुमने उसे छोटे मोटे काम दिए हैं, अगर तुम उनकी हेल्प लोगे तो तुम्हारा काम जल्दी खत्म हो जाएगा। और इसके बाद म्यूजियम का हेड उनको भी इंपॉर्टेंट काम देता है। अब क्योंकि वर्ल्ड वॉर 2 चल रहा होता है, इसीलिए म्यूजियम का हेड जल्द से जल्द इस काम को खत्म करना चाहता है। यहाँ पर वो 2 और आर्कियोलॉजिस्ट को बुलाता है, इसमें एक का नाम स्टुअर्ट होता है और दूसरी उसकी वाइफ होती है। दोनों के दोनों आर्कियोलॉजिस्ट हैं और ये लगातार अब वहाँ पर खुदाई का काम करना शुरू करते हैं। स्टुअर्ट का अपनी पत्नी की प्रति कोई भी आकर्षण नहीं होता, वो उसे कभी टाइम नहीं देता, वो हमेशा काम करता रहता है। और एक दिन जब ये शिप की खुदाई कर रहे होते हैं तभी वहाँ पर स्टुअर्ट की पत्नी को सोने का एक लॉकेट मिलता है, जो देखकर सबके सब हैरान हो जाते हैं। इसके बाद इन्हें सोने की वहाँ पर और भी चीजें मिलती है, जिसमें सोने की तलवार, सोने की कवच और सोने के और भी आभूषण होते हैं। यानी कि ये उस चेंबर तक, सेंटर जगह तक पहुंच गए हैं जिसके बारे में ब्राउन को पता था। ब्राउन को यहाँ पर सोने का एक सिक्का भी मिलता है, वो कहता है ये एंग्लो एज का है, यानी कि 7वीं शताब्दी का है। हालांकि जो म्यूजियम का हेड होता है वो इस बात पर यकीन नहीं करता, पर जब वो मैग्नीफाइंग ग्लास से उस सिक्के को देखता है तो उसे समझ में आ जाता है कि ब्राउन जो कह रहा है वो सच है। वो ये देखकर बहुत खुश हो जाता है। वो कहता है कि इतिहास अब पूरी तरह से बदल चुका है। हमें पता है कि 7वीं शताब्दी में भी लोग सिक्कों का इस्तेमाल करते थे, उनकी अपनी पूरी सभ्यता थी। उन्हें जमीन के नीचे से जितनी भी पुरानी चीजें मिली होती है सबको संभाल कर रखते हैं। म्यूजियम का जो हेड होता है वो इसे लंदन ब्रिटिश म्यूजियम में ले जाना चाहता है। रेडिथ कहती है कि हमें ऐसा नहीं करना चाहिए, कोर्ट का फैसला अभी तक नहीं आया, जिसका मतलब ये है कि जमीन का और यहाँ से निकलने वाली हर एक चीज का पूरा अधिकार मेरे पास है। वैसे भी वॉर की वजह से ब्रिटिश म्यूजियम को खाली करवाया जा रहा है, अगर हमने इसे वहां पर भेजा तो इन चीजों को भी खतरा होगा। एडिथ को इस बात का भी डर होता है कि कहीं उसे इन चीजों का राइट मिले या ना मिले। एडिथ ब्राउन से कहती है कि यहाँ पर जितनी भी चीजें मिली हैं वो सब की सब मेरे बेडरूम में रख दी जाए, और अब सारी चीजें उसके बेडरूम में रख दी जाती है। ये एडिथ का जो कजन होता है जिसने उसे यहाँ पर ब्राउन की मदद के लिए बुलाया होता है, उसका स्टुअर्ट की पत्नी से, जो कि आर्कियोलॉजिस्ट है, अफेयर शुरू हो जाता है, क्योंकि स्टुअर्ट अपनी पत्नी पर कभी ध्यान नहीं देता। स्टुअर्ट को भी कुछ काम आ जाता है जिस वजह से उसे अपनी पत्नी को उसी साइट पर छोड़कर दूसरी जगह काम करने के लिए जाना पड़ता है। अगले दिन जब सबके सभी काम कर रहे होते हैं भी वहाँ पर एडिथ आती है और सबसे कहती है कि फ्राइडे को कोर्ट का डिसीजन आएगा, जिसके बाद पता चलेगा कि इस पूरे खजाने का, इस जगह का असली हकदार कौन है। मैं चाहती हूँ कि आसपास रहने वाले हर एक इंसान को इस साइट दिखाई जाए। हालांकि म्यूजियम का जो हेड होता है वो ऐसा नहीं चाहता, लेकिन फिलहाल यहाँ पर जितनी भी चीजें हैं उन सब पर एडिथ का अधिकार है, इसीलिए उसे कोई नहीं रोक सकता। एडिथ की तबीयत और भी ज्यादा खराब होने लगती है। उसके कजन को एयरफोर्स से लेटर आ जाता है, यानी कि उसे अब एयरफोर्स को ज्वाइन करने के लिए जाना होगा। हालांकि एडिथ उसे मना करती है, कहती है कि मेरे मरने के बाद मेरे बेटे का ध्यान तुम ही रखोगी, पर वो कहता है कि अब मेरे पास कोई चॉइस नहीं है, मुझे अब जाना ही होगा, और वो अपनी ड्यूटी ज्वाइन करने के लिए चला जाता है। फ्राइडे को कोर्ट का फैसला भी आ जाता है, जिसमें कोर्ट ये फैसला करती है कि उस जगह पर पूरी तरह से एडिथ का अधिकार है, यानी कि वहां से जो भी चीजें निकलेंगी वो सब की सब एडिथ की है। ब्राउन एडिथ को लेकर घर आ जाता है, जहां पर अगले दिन एक बहुत बड़ी पार्टी ऑर्गेनाइज की जाती है, जिसमें आसपास के सभी लोकल लोगों को बुलाया जाता है। उन्हें वो साइट दिखाई जाती है और उस साइट की इंपॉर्टेंस के बारे में भी बताया जाता है। वो सबको बताती है कि हमें शिप के बीचों बीच एक कब्र मिली थी जिसमें हमें बहुत ही पुराना खजाना मिला, और ये पूरी जो खोज है इसका श्रेय जाता है मिस्टर ब्राउन को। ये सुनकर ब्राउन बहुत खुश होता है, क्योंकि उसने जो खोज की थी उसका श्रेय उसे मिल गया। हालांकि म्यूजियम का जो हेड होता है वो इस बात से खुश नहीं होता, लेकिन अब वो कुछ भी नहीं कर सकता। वही हमें स्टुअर्ट की पत्नी को दिखाया जाता है, उन फोटोज को देख रही होती है जो एडिथ के कजन ने खींची थी, जो अब एयरफोर्स में जा चुका है। वो देखती है कि उसने ज्यादातर फोटोज उसी की ली थी। उसे समझ में आ जाता है कि वो उससे बहुत प्यार करता है। सोचकर उसकी आंखों में आंसू आ जाते हैं। एडिथ भी यहाँ पर आ जाती है और समझ जाती है कि ये उसके कजन से बहुत प्यार करती है। वैसे भी उसके अपने पति स्टुअर्ट के साथ कोई भी संबंध नहीं थे, ये बहुत वक्त से एक साथ तो रह रहे थे, लेकिन इनके बीच में किसी तरह का कोई भी प्यार, कोई भी रिश्ता नहीं था। स्टुअर्ट जब अपनी पत्नी को वापस घर चलने को कहता है तो वो कहती है कि शायद अब वक्त आ चुका है जब हमें अलग हो जाना चाहिए। स्टुअर्ट को समझ में आ जाता है कि कभी उसने अपनी पत्नी पर ध्यान नहीं दिया, वो हमेशा काम में बिजी रहा, इसीलिए अभी दोनों अलग हो चुके हैं। वहीं हमें एडिथ और ब्राउन को दिखाया जाता है जो साइट पर जाते हैं, जिस साइट पर खुदाई करके इन्हें शिप के अंदर खजाना मिला था। एडिथ की हालत बहुत ज्यादा खराब है, वो जानती है कि अब वो ज्यादा दिन जिंदा नहीं रहेगी। वो ब्राउन से कहती है कि मैं पूरा का पूरा खजाना जो भी मुझे मिला है वो ब्रिटिश म्यूजियम को गिफ्ट कर दूंगी। ब्राउन कहता है कभी किसी ने इतना बड़ा गिफ्ट किसी को नहीं दिया होगा। एडिथ अपनी जिंदगी की आखिरी सांसें इसी शिप के आसपास लेना चाहती है, इसीलिए वो अपना बेड वहीं पर लगवा देती है जहां पर उसका बेटा रॉबर्ट उसके साथ होता है, जो उसे कॉस्मिक की यानी कि अंतरिक्ष की बातें बताता और कहता है कि जब इंसान इस दुनिया से चला जाता है तो तारा बन जाता है। जल्दी एडिथ की मृत्यु हो जाती है और ये साल होता है सन 1942 का। एडिथ की मृत्यु के बाद उसका कजन जो एयरफोर्स में चला गया था वो भी वापस आ जाता है। इसे देखकर स्टुअर्ट की वाइफ, जो कि उसका इंतजार कर रही थी, खुश हो जाती है। दोनों एक दूसरे के गले लग जाते हैं। अब क्योंकि वर्ल्ड वॉर 2 चल रहा था, इसीलिए पूरे खजाने को लंदन अंडरग्राउंड में 9 सालों तक छुपा कर रखा गया, जिसके बाद इस खजाने
खजाने को पब्लिक के लिए खोला गया। 9 सालों तक इस खजाने के बारे में किसी को नहीं बताया गया। अगले कई सालों तक इस खजाने को ढूंढने का श्रेय ब्राउन को नहीं दिया गया। कुछ ही सालों पहले रिसर्च से पता चला कि ब्राउन का इस खजाने को ढूंढने में बहुत बड़ा हाथ था, जिसके बाद इसका पूरा का पूरा श्रेय ब्राउन को दिया गया। ये एक सच्ची घटना थी जो सन 1942 में घटी थी, जिस पर मूवी बनी। उम्मीद करते हैं कि ये मूवी कहानी आपको पसंद